जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार की गरीबी के क्या क्या कारण हैं और गरीबी से क्या क्या समस्याएं हैं और उनके निदान क्या हैं, इन पर चर्चा करेंगे। मौसम बहुत ठीक है और टॉपिक भी कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बीपीएससी के ख्याल से। और हम लोगों में से अधिकांश लोग बिहार में गरीबी के क्या कारण हैं इनसे भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी एक सिविल सेवा के एग्ज़ाम में आपको लिखना है, इसलिए थोड़ा डिटेल से इस पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। दोस्तों, बिहार में जो गरीबी आज आप देख रहे हो, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। कभी बिहार काफ़ी धन धान्य से संपूर्ण हुआ करता था, लेकिन जब यहाँ पे एक स्पेशली 1757 की पलासी की लड़ाई और उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई और उसके बाद जो यह ब्रिटिश शासन सत्ता के अधीन आया, तो इसका दोहन शुरू हुआ। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जैसा कि आप जानते हैं, 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती लाया और अस्थाई बंदोबस्ती के तहत बिहार जो बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था, वह ज़मींदारों के चंगुल में चला गया। अर्थात अंग्रेजी सरकार और किसानों के बीच एक वर्ग ने पैदा लिया, ज़मींदार वर्ग। और उस ज़मींदार वर्ग में भी 1, 2, 3 लेके इतिहासकार बताते हैं कि 50-50 इंटरमीडिएटरी रहते थे, यानी मध्यस्थ। यानी एक गांव में एक छोटा सा ज़मींदार है, वह टैक्स कलेक्ट किसानों से करता था और फिर वो अपने से ऊंचे ज़मींदार के यहाँ जमा करता था, फिर वो अपने से ऊंचे, इस तरह से मेन जो राजा या ज़मींदार हुआ करता था, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग वो राजस्व 40 से 50 हाथों से गुजरता था। और सभी इंटरमीडिएट जो भी बीच में मध्यस्थ ज़मींदार थे, उनका मकसद एक ही हुआ करता था कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए, किसानों का चाहे जितना शोषण करना पड़े उतना करके, लेकिन अपना खजाना, अपने ऐश में वृद्धि करना ही उनका लक्ष्य था। दूसरी बड़ी समस्या थी कि वो कभी नहीं चाहते थे कि किसानों की स्थिति इतनी सुदृढ़ हो कि वो विद्रोह करने की स्थिति में हो। कृषि के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हुआ करती है, जैसे सिंचाई की व्यवस्था, उन्नत बीज की व्यवस्था, खाद्य की व्यवस्था, मार्केटिंग की व्यवस्था, इन सब चीज़ों में कोई अभिरुचि नहीं थी, न अंग्रेज सरकार को न इन जमींदारों को। बस मकसद एक था, जमींदारों का शोषण जितना ज़्यादा हो सके उतना करो और फिर अपने खजाने भरो। ऐसी परिस्थिति में आज़ादी के समय तक किसानों की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई थी और 90% से ज़्यादा लोग कृषि पे आधारित थे। और कृषि की जर्जर व्यवस्था, आपने चंपारण विद्रोह, खेड़ा विद्रोह, ये सब सुना होगा, नीलहा विद्रोह, तो इन सब चीज़ों से फिर मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, विद्रोह पे विद्रोह हो रहा था, क्योंकि किसानों की स्थिति काफ़ी जर्जर थी। तो आज़ादी के समय हमारे कृषि व्यवस्था बिल्कुल जर्जर थी। आज भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, स्पेशली बिहार की, वो कृषि पे आधारित है। 2/3 से ज़्यादा जनसंख्या कृषि से ही अपना जीविका कमाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आज़ादी के बाद हमारे बिहार के किसानों को जमींदारी प्रथा उन्मूलन करवा कर और संभवतः 1953 में पूरे ज़मीन का सर्वे हुआ और किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया। आज जो आप देख रहे हैं, आपके पिताजी या आपके पूर्वजों के पास जो ज़मीन है, उनके मालिक पहले ज़मींदार हुआ करते थे 1953 के पहले। 1953 में आपके परिवार में वो ज़मीन आया अपनी संपत्ति के रूप में। अब वो ज़मींदार वर्ग बीच से हट गया, आप अपना रसीद कटवाते हैं और खजाने में, सरकार के खजाने में सीधा टैक्स बढ़ते हैं, भू राजस्व बढ़ते हैं। इतना तो काम हुआ, लेकिन भू सुधार का कोई भी कारगर उपाय बिहार में कम से कम काम नहीं कर पाया। कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास काफ़ी ज़मीन रही और बाकी जो
खेतिहर रहे, सिर्फ वो बटाईदार रहे और उनके कोई भूमिहीन रहे, छोटे जोत वाले किसान रहे, तो उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर रही। और ज़मींदारों के पास, जिनके पास सैकड़ों हज़ारों बीघे ज़मीन रहे, वो उनको उपजाते नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार की स्थिति, स्पेशली कृषि की स्थिति काफ़ी जर्जर रही। तो फिर भी बिहार की सरकार ने समय समय पर प्रयास किया, चकबंदी लाया कि यदि एक किसान के नाम से 4-5 जगह छोटे छोटे टुकड़े हों तो उनको एक जगह ज़मीन दे दी जाए उतने ही रकबे की, ताकि वो वहाँ पे पंप सेट लगा सकें, वहाँ पे कृषि उपकरण लगा सकें और अच्छा उत्पादन कर सकें। लेकिन फिर भी स्थिति अब भी उतनी सुधरी नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने जो कृषि रोड मैप वगैरह अभी लाया है, उस कृषि रोड मैप का कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो कृषि जब तक नहीं सुधरेगी तब बिहार की स्थिति, स्पेशली अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि 70 to 80% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि पर ही अपनी आजीविका कमाते हैं। जब झारखंड और बिहार का बंटवारा 2000 ईस्वी में हुआ, संभवतः 15 नवंबर, तो बिहार में जनसंख्या अधिक रह गई और खनिज पदार्थ एवं उद्योग झारखंड में ज़्यादा चले गए। तो बिहार में उद्योग की कमी हुई, खनिज पदार्थ की कमी हुई, जिसके कारण नए नए उद्योग धंधे खुल नहीं पाए। आज़ादी के समय एक याद आ रहा है कि आज़ादी के बाद जब औद्योगिकीकरण शुरू हुआ तो उस समय एक भाड़ा समानीकरण की नीति अपनाई गई। अर्थात बिहार से लौह अयस्क या कोई भी खनिज पदार्थ, चाहे आप 1000 किलोमीटर ले जाओ, चाहे 10 किलोमीटर ले जाओ, आपको समान भाड़ा देना होगा। तो पूंजीपति लोग जब उद्योग धंधे का विकास किए तो वो 1000 किलोमीटर में भी जब उतने ही भाड़ा लगेगा तो 1000 किलोमीटर दूर वो अर्थात बिहार से बाहर फैक्ट्रियों की स्थापना की। तो बिहार में इस कारण से फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हो पाई। अदरवाइज झारखंड के बगल में बिहार एक मैदानी इलाका था, उस समय तो एक ही था, उत्तरी मैदानी इलाके में आराम से फैक्ट्रियां लगाई जा सकती थी। तो बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण एक भाड़ा समानीकरण की नीति भी रही, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब है कि बिहार में जो उद्योग धंधे विकसित नहीं हो रहे हैं फिलहाल, अभी कुछ वर्षों में हो रहे हैं, लेकिन जितनी जनसंख्या है, जितनी जनसंख्या घनत्व है, उसके अनुपात में बिहार में अभी भी उद्योग कम है। बिहार में सबसे ज़्यादा और कृषि पर आधारित उद्योगों की संभावना बनती है। यदि कृषि पर आधारित उद्योगों को यहाँ पे विकसित किया जाए, जो कि कुछ वर्षों में दिखाई पड़ भी रहा है, तो बिहार से गरीबी दूर हो सकती है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर की लीची, उससे जैम वगैरह बनाए जा सकते हैं, उससे और कुछ बनाए जा सकते हैं और उनकी सप्लाई विश्व भर में की जा सकती है। हाजीपुर, भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया के हिस्सों में केले की खेती होती है। केला आधारित उद्योग भी स्थापित किए जा सकते हैं, चिप्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, जैम वगैरह बनाए जा सकते हैं, जेली बनाई जा सकती है। केले के रेशे से, थंब जो होता है उसका पेड़, उसके रेशे से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की भी संभावनाएं खोजी जा सकती है। इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा। उसी तरह से मखाना भी बिहार में काफ़ी अच्छे पैमाने पर उपजाई जाती है और मखाना एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है और इसका ब्रांडिंग करके, मेरा कृषि में जो उत्पाद होता है उसकी ब्रांडिंग करके हम विश्व भर में सप्लाई कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं और बिहार की स्थिति सुधारी जा सकती है। उसी तरह से हिमालय के, नेपाल के तराई क्षेत्रों में जो बिहार का हिस्सा है, जैसे अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल, बेतिया अर्थात चंपारण, इन सब जिलों में चावल आधारित उद्योग, धान आधारित उद्योग की संभावना तलाशी जा सकती है। उसी तरह से बिहार जो है सब्जी के उत्पादन में भी अच्छा स्थान रखता है, दुग्ध उत्पादन में भी, पशुधन भी यहाँ काफ़ी है। तो इन सब चीज़ों, चमड़ा उद्योग का विकास कर भी बिहार की स्थिति सुधारी जा सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि बिहार में जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात आप 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र एक ले लें तो उसमें 1100 से ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं। उसी तरह पंजाब में 200 के आसपास व्यक्ति रहते हैं। पूरे इंडिया में 300 से 400 व्यक्ति रहते हैं। अर्थात बिहार में काफ़ी जनसंख्या घनत्व है। इसके कारण प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता काफ़ी कम हो जाती है। राजस्थान में तो 40 व्यक्ति के आसपास प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार में कितना, 1100 से ज़्यादा। तो प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कम होने से खेत का आकार छोटा छोटा होता है। आप देखते होंगे गांव में 10 कट्ठा 5 कट्ठा, तो बताओ उसमें आप कैसे पंप सेट लगा सकेंगे, बोरिंग करा सकेंगे, कैसे आप थ्रेशर वगैरह खरीद सकेंगे। तो छोटे छोटे किसान साहूकारों के चक्कर में फंस जाते हैं, उससे कर्ज लेते हैं, फिर उनका शुद्ध रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात सूद की दर काफ़ी ज़्यादा होती है। जो भी साल भर में कमाते हैं उन्हीं को दे देते हैं, फिर भी गरीबी से निजात मिलती नहीं। और बिहार में एक और कमी है, और शिक्षा ज़्यादा है, यानी साक्षरता दर काफ़ी नीचे है। हमारे ख्याल से पूरे भारत में सबसे कम है। साक्षरता दर कम होगी तो ज्ञान का स्तर भी कम होगा और बहुत सारे अंधविश्वास भी आएंगे। जनसंख्या वृद्धि का कारण भी बहुत सारी भ्रांतियाँ भी है। जैसे 3-4 बेटियां हैं फिर भी लोग सोचते हैं एक बेटा हो जाए तो फिर अग्नि दान करेगा, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो ये सब भ्रांतियां जो है ज्ञान के अभाव में ही हमारे समाज में फैला हुआ है। तो इनसे भी निजात तब मिलेगा जब हमारी साक्षरता दर ज़्यादा रहेगी, ज्ञान का स्तर अच्छा रहेगा। अभी लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा सरकार काम कर रही है, बहुत सारी योजनाएं काम की और उसका फल आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। जैसे साइकिल परियोजना से ये हुआ कि लड़कियां 10th तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हुई। वो 10th कर जाती है तो फिर इंटरमीडिएट करना भी उनका एक अगला लक्ष्य होता है। इससे क्या होता है, बाल विवाह यानी कम उम्र में शादी का जो प्रचलन था हमारे समाज में कुछ दिनों पहले तक, उसमें काफ़ी कमी आई है। और बिहार सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए काफ़ी कठोर कदम भी उठाए हैं, कानूनी प्रक्रिया में भी लाई है। इसका भी असर कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। साइकिल परियोजना लागू करने से लड़कियां इंटरमीडिएट की, उसके बाद फिर वो रोजगार में जाना चाहती है तो विवाह का उम्र भी काफ़ी ऊपर चला जाता है। फिर जब वो रोजगार में जाती है तो ज़्यादा बच्चे पैदा करना भी नहीं चाहती शादी के बाद, 1 से 2। तो इससे परिवार का आकार कम होता है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो घट रही है। इसका असर आगे होगा। लेकिन अब तक यही देखा गया कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ज़्यादा रही। इससे जितनी भी जनसंख्याएं नई जुटती रही प्रति दशक और सरकार सुविधाएं बढ़ाती रही, लेकिन सुविधाओं से ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो जा रही है तो सुविधाएं हमेशा कमी ही मालूम पड़ती है। और बिहार के गरीबी के कारण में से एक महत्वपूर्ण कारण है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य होने के साथ साथ इसमें बाढ़ और सुखाड़ का भी काफ़ी गंभीर है। उत्तरी बिहार तो प्रायः प्रतिवर्ष कहीं न कहीं बाढ़ से प्रभावित होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात रोड, सड़क, बिजली, पोल, स्कूल, भवन जो भी बनाए जाते हैं प्रायः वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फिर अगले वर्ष नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ता है और लोगों के अपने खजाने पर भी बोझ पड़ता है। काफ़ी मेहनत करके उन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाई, वो दह गया, कट गया, बर्बाद हो गया। तो अब बाढ़ की समस्या जो है, चूँकि बिहार में जो बाढ़ आती है प्रायः नेपाल से आने वाली नदियों के कारण आती है और नेपाल चूँकि एक दूसरा देश हो गया, इस पे भारत सरकार के स्तर पर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, बातचीत की जानी चाहिए। नेपाल को यदि मुआवजा देना हो तो उसकी भी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तो बाढ़ के कारण उत्तरी बिहार और सुखाड़ के कारण दक्षिणी बिहार काफ़ी प्रभावित रहता है। अब सुखाड़ से यदि निपटारा आपको करना है, उससे निजात पानी है, तो उसके लिए सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। और सिंचाई व्यवस्था यदि अच्छी होगी, नहरों की व्यवस्था, नहरों के जाल यदि ठीक ठाक फैलेंगे तो फिर हम वर्षा के पानी पर निर्भर नहीं करेंगे, तो सुखाड़ से निजात पाई जा सकती है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की मैंने बात की,
कृषि में जो आता है जैसे डेयरी पे काम कर सकते हैं, अर्थात छोटे छोटे किसानों को भैंस गाय इत्यादि मुहैया कराकर उनको एक सहायक रोजगार प्रदान की जा सकती है। कौशल विकास कर बिहार के किसानों को, युवाओं को आप मधुमक्खी पालन और इस तरह के छोटे छोटे कृषि उद्योग में ले जा सकते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। बिहार के उद्योग के लिए बिहार सरकार ने एक औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 लागू किया है, जो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लेकिन उसे लागू पूर्ण रूपेण करने के बाद ही बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और अन्य उद्योग धंधे भी आएंगे। बिहार में इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे मैन्युफैक्चरिंग आधारित उद्योग खोले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा युवा वर्ग है, बेरोजगार है। तो सस्ते में आपको कामगार भी मिलेंगे, उनको रोजगार मिलेगा और आपको सस्ते श्रमिक मिलेंगे, जिसके कारण आपको आपका निवेश कम होगा। तो फैक्ट्रियाँ जो है खोली जा सकती हैं और यहाँ कम लागत में उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि अन्य राज्य जो है जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, ये लोग संतृप्त हो चुके हैं। यहाँ जितनी संभावनाएं थी लगभग संभावनाओं का दोहन किया जा चुका है। इसलिए वहाँ पे जब फैक्ट्रियाँ लगाएंगे आप, जो उद्योगपति वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे तो वहाँ लागत काफ़ी ज़्यादा होगा। उसकी तुलना में बिहार में फैक्ट्रियाँ लगाने में लागत कम होगी। तो इसमें कानून व्यवस्था यदि लचर रहेगी, कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर भी उनको आकर्षित किया जा सकता है। फिर बिहार के लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से डायरेक्ट जोड़कर, अर्थात उन्हें किसी साहूकार महाजन के चक्कर में न पड़े, बैंक से आसानी से लोन मुहैया कराई जा सके, ताकि वो अपना रोजगार, स्वरोजगार शुरू कर सके। उसमें एक कदम जीविका मिशन जो BRLP, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, और उसके द्वारा जो जीविका संस्था चलाई जा रही है और उसके द्वारा जो गांव में महिलाओं का समूह बनाया जा रहा है, एक अच्छा कदम है। इसके प्रभाव देखने को भी मिल रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की और भी ज़रूरत है। मैं एक सिविल सेवा के एग्ज़ाम में किस प्रकार आपको आंसर करना है, एक पदाधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक स्टूडेंट के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में मैं चर्चा कर रहा हूँ। इस बात का ख्याल आप जरूर रखेंगे। अब बिहार में जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, कोरोना लेके बहुत सारे प्रवासी मजदूर बिहार लौटे हैं और उनके लिए अब रोजगार की समस्या खड़ी हो रही है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पे, जो कि स्थानीय स्वशासन की इकाई है, ग्राम पंचायत, छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, और सबसे बड़ी इकाई आपका जिला परिषद, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन का। जिला स्तर पे जिला परिषद, प्रखंड स्तर पे प्रखंड पंचायत समिति जिसके हेड प्रमुख साहब हुआ करते हैं, और ग्राम पंचायत जिसके हेड मुखिया जी हुआ करते हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पे और प्रखंड स्तर पे क्षेत्रीय विकास कर किसी खास, जैसे एक समेली प्रखंड है, मेरा गांव समेली प्रखंड में पड़ता है, तो समेली प्रखंड के अंतर्गत क्या क्या संभावनाएं हैं, किन किन चीज़ों के आधार पर वहाँ पे कुटीर उद्योग खोले जा सकते हैं, लघु उद्योग खोले जा सकते हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। उन संभावनाओं को वहाँ के जनप्रतिनिधि बैठकर और संभावनाओं को तलाशेंगे और एक कार्यक्रम बनाकर उसे लागू करेंगे। इसमें उनको स्वायत्तता ज़्यादा दी जानी चाहिए, उसमें जो है विशेषज्ञों की सलाह मशविरा ली जानी चाहिए। आजकल देखने में आता है कि ग्राम पंचायत स्तर पे विशेषज्ञों की सलाह नहीं ली जा रही है। यदि विशेषज्ञ बाहर के भी है तो उन्हें बुलाकर उनसे सलाह मशविरा ली जा सकती है और उनके सलाह के अनुसार वहाँ पे उद्योग धंधों का, छोटे छोटे उद्योग धंधों का, हाट बाजार का की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। कृषि आधारित बाग बगीचे खोलकर, बाग बगीचे लगाकर, जैसे खाली पड़े हुए सड़क के किनारे, नहर के किनारे सरकारी भूमि, वहाँ उत्पादक वृक्ष जैसे फल वाले वृक्ष, मेडिसिन से संबंधित वृक्ष, इनको लगाकर उनसे भी कमाई की जा सकती है और लोगों की स्थिति में सुधार लाई जा सकती है। अब बिहार के पिछड़ेपन का, आर्थिक पिछड़ेपन का एक कारण, बिहार जो है लैंड लॉक्ड स्टेट है, अर्थात
बिहार की सीमा किसी समुद्र से नहीं जुड़ती, इसका भी खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ता है। जैसे गुजरात है, तो गुजरात प्राचीन काल से ही, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के समय से ही वो व्यापार में आगे रहा। आपने जीके में पढ़ा होगा लोथल बंदरगाह, जो हड़प्पा सभ्यता की एक सिटी हुआ करती थी, तो उस समय से ही उस लोथल के द्वारा विदेशों से व्यापार नावों के रास्ते होता था, क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। बंगाल भी बिहार से आगे हुआ करता था, इसीलिए कि बंगाल की खाड़ी पास में होती थी और नौका के द्वारा सामान का ट्रांसफ़र करना सस्ता हुआ करता है। लेकिन बिहार जो है लैंडलॉक्ड है, अर्थात समुद्र से सीमा नहीं जुड़ती। इसके कारण बिहार में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बिहार और दूसरे राज्यों के बीच, वो महंगा हो जाता है। इसके कारण भी बिहार को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो बिहार के लैंडलॉक्ड होने का हम भरपाई कैसे कर पाएंगे? तो बिहार में जो रोड और रेल की व्यवस्था है प्रति व्यक्ति यदि राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो अभी भी कम है। तो इसमें नेशनल हाईवे को बढ़ाकर, स्टेट हाईवे को बढ़ाकर, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क में वृद्धि कर कम्युनिकेशन को और सुधारा जा सकता है, जो कि विगत काफ़ी दिनों में देखने को मिला है कि सुधार हुई है, ताकि गांव, हर मोहल्ला जो है वहाँ से पटना या फिर अन्य शहरों में जाने में वक्त घटे। तो बिहार में एक संचार व्यवस्था और दूसरी यातायात की व्यवस्था, इसको सुधार कर बिहार की अर्थव्यवस्था को सुधारी जा सकती है। अब जो है मैंने लगभग सारे प्रमुख मुद्दों को टच कर लिया है। एक ऊर्जा की स्थिति जो बिहार में है वो थोड़ा सा दयनीय है। झारखंड जब बिहार के साथ था तो झारखंड से काफ़ी बिजली दामोदर वैली प्रोजेक्ट से होता था और बिहार को अपना हिस्सा मिलता था, अर्थात उत्तरी बिहार को। लेकिन अब बाइफर्केशन होने के बाद, बंटवारा होने के बाद बिहार में पहाड़ियों की कमी है, जिससे पनबिजली बनाना काफ़ी कठिन है। मैदानी इलाका होने के कारण जब जल ऊपर से गिरेगा तभी आप वहाँ पे टरबाइन लगाकर और पनबिजली उत्पादित कर सकते हैं। लेकिन बिहार में नदियाँ जो है वो समतल धरातल पर बहती है, तो ढाल नहीं होने के कारण आपका जो है पनबिजली उत्पादन करना मुश्किल है। उसके लिए फिर आर्टिफिशियल बांध बनाना, और जब बांध बनाओगे तो बांध की दूसरी ओर जो है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र पानी से भर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पनबिजली का जो स्कोप है वो भी काफ़ी कम है। तो इसके लिए बिहार को दूसरे राज्यों से, भूटान जैसे देशों से बिजली खरीदनी पड़ती है, एनटीपीसी पे निर्भर होना पड़ता है। हालांकि फ़िलहाल कुछ जैसे बाढ़ में, मुजफ्फरपुर के कांटी में, इस सब कहलगांव में थर्मल पावर बिठाए गए हैं, जिससे बिहार में बिजली की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन और ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है, क्योंकि बिना बिजली के आप कुटीर उद्योग भी चला नहीं सकते। जैसे मिल वगैरह चलाना हो तो बिजली चाहिए, खेत को पटाना हो तो बिजली चाहिए, कृषि पे आधारित कृषि उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज चलाना है, वहाँ भी बिजली चाहिए आपको। यदि आप जनरेटर से ये सारे काम करते हैं, डीजल पंप से काम करते हैं, तो लागत आपकी बढ़ती है। तो बिजली की दुरुस्त व्यवस्था भी बिहार के आर्थिक सुधार में एक कारगर कदम हो सकता है। अब बिहार में जो है, बिहार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर, बिहार में जो उत्पादन होगा उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर भी आप बिहार के उद्योग धंधों और बिहार के उत्पादनों को अच्छा कीमत दिला सकते हैं। बिहार के बगल में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और इन सब राज्यों में जाने के लिए बिहार जो है एक माध्यम है। बिहार से ही होकर आप जाते हैं। तो बिहार के उत्पादित माल को भी इन देशों में खपत की जा सकती है, जिससे अच्छा रिटर्न आएगा। तो आज हम लोगों ने चर्चा की कि बिहार में गरीबी के क्या कारण हैं और उनके निदान के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मेरी एक सलाह होगी कि आप दूसरे स्रोतों से भी इनका गहन अध्ययन करेंगे। स्पेशली आप बिहार सरकार की एग्रीकल्चर वेबसाइट पे जाएंगे, उद्योग विभाग के वेबसाइट पे जाएंगे, और वहाँ पे जाकर आप ये आपको सर्च करना है कि बिहार सरकार ने अभी कौन कौन सी पॉलिसी, कौन कौन से स्कीम जारी किए हैं
और उन सारे स्कीम्स के द्वारा कहाँ तक बिहार सरकार कृषि के बढ़ोतरी में, उद्योग धंधों के बढ़ोतरी में सफल हुआ है, इन सब की जानकारी आप अपडेट ले सकते हैं और आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब मैं थोड़ा इस मुद्दे से अलग हटकर बात करना चाहता हूँ। सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए मैंने पहले भी कहा कि आपको अपने माइंड सेट को बदलना होगा। माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी भी मुद्दे पर जब तक आप उस मुद्दे का गहन अध्ययन नहीं कर लेते, उसका रिसर्च नहीं कर लेते, तब तक आप अपना ओपिनियन जारी न करें। अर्थात आपको किसी भी मुद्दे पर यदि बोलना हो, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करनी हो, तो पहले उसका रिसर्च करें, गहराई में जाएं और उसके बाद उस मुद्दे पर आप चर्चा करें। कारण है कि आप सिविल सेवा में लिखने जा रहे हैं और यदि ही ज्ञान के आधार पर चर्चा करने की आदत होगी तो वहाँ भी आपकी ये आदत बरकरार रहेगी और किसी भी प्रश्न को देखने के बाद आप सिंपली सतही आधार पर सोचेंगे और आपकी आंसर राइटिंग खुद ब खुद वैसी हो जाएगी। आप गहनता से सोच ही नहीं पाएंगे, तो गहनता से सोचने की आदत आप डालें। दूसरी सलाह ये है कि आप यदि गांव के क्षेत्र से आते हैं, इवन शहर में भी यदि आप हैं, तो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएं जिसमें जूनियर सीनियर सब रहें और आपसी सहयोग से यदि कोई जूनियर स्टूडेंट है तो जो आपने सीखा उसको तुरंत उसे बतलाएं और उसे भी अपने पीछे पीछे चलने को प्रोत्साहित करें। इस सहयोग की भावना जब विकसित होगी तो इसका भी फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने काफ़ी धैर्य के साथ मेरी बात को सुना और मैं इस तरह से इस समय काफ़ी फ्रीक्वेंटली लाइव कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वक्त थोड़ा है और आगे हो सकता है कि वक्त का अभाव हो, इसलिए मैं लाइव थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। आप इसे शेयर भी करेंगे और अपने कमेंट्स, यदि मैंने कुछ गलत बोला है या अधूरा बोला है तो कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आप लोगों का शुभ हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।